चलिए, अब आप देखिए, महासागर जो होते हैं इनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है, और यदि इनकी सुरक्षा ना की जाए तो जो खाद्य जाल होता है वो प्रभावित होता है। तो अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये जो भी महासागर है, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, एक तो फूड वेब की प्रॉब्लम आती है, खाद्य जाल। यदि हम पोल्यूशन करेंगे तो आप मान के चलिए कि जो मछलियां हैं या अन्य जीव जंतु हैं वो दूषित हो जाएंगे, और मछलियां जैसे हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाएंगी। ज़्यादातर जो आप पढ़ते होंगे तो इस संबंध में आपने जरूर देखा होगा कि समुद्र के अंदर प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसकी शुरुआत जो मैं करूंगा, वो शुरुआत मैं करूंगा महासागरों की सुरक्षा से। हेडिंग डाल दीजिए, महासागरों की सुरक्षा। महासागरों की सुरक्षा। अब सुरक्षा पर जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्हें खतरा किन चीजों से है। तो हेडिंग डाल दीजिए, महासागर खतरे में क्यों है। महासागर खतरे में क्यों है। खतरे में क्यों है। आइए, सबसे पहली बात तो जो खतरा है वो है प्रदूषण, पोल्यूशन। पोल्यूशन, और ये जो पोल्यूशन है ये लगभग सभी प्रकार का पोल्यूशन है। जल प्रदूषण तो है ही, ठीक है, इसको और भी फैक्ट प्रभावित करते हैं। भाई जल प्रदूषण तो है ही। जो कचरा है नदियों के माध्यम से, क्योंकि नदियां झीलों में गिरती है और नदियों में हम कचरा डालते हैं, अन्य अपशिष्ट जो भी, चाहे यूरिया के रूप में हो, फर्टिलाइजर के रूप में हो, वो सब कचरा जो है समुद्रों में जाता है और पोल्यूशन करता है। तो एक तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ जल प्रदूषण का तो सवाल पैदा होता ही होता है। और जल प्रदूषण कचरा ये करता है। कचरा, अब ये कचरा किसी भी रूप का हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है, किसी भी रूप में कचरा हो सकता है ये। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि जैसे ध्वनि प्रदूषण, जहाज चलते हैं, ठीक है, और हमने समुद्र के अंदर और भी बहुत सारे काम कर चुके हैं। आप जानते हो गैस पाइपलाइन भी बनी जाती है, वो भी बनाई जाती है, पनडुब्बियाँ वगैरह चलती रहती है। हमारे जो जो भी पोत वगैरह है, जो लड़ाकू पोत है, वो भी वहाँ पर रहते हैं। तो सब चीज़ें आप देखते हो, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, समुद्र के अंदर ही मिसाइलें दागी जाती है, होता है ना सारा ये। तो येन केन प्रकरण, ये जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे क्या होता है, जैसे डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, इनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, इनका जीवन तंत्र बिगड़ जाता है। ओबियसली बात है, आप यदि वहां मकान लेके रहते हो जहां पर रेलवे स्टेशन है, अब रेलवे स्टेशन पे आप मकान लेके रहो वहां पर, ये आपका मकान है, आगे रेलवे स्टेशन है, जी के दिखा दो आप। मैं तो रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल गाड़ियाँ आएगी जाएगी, कोई हो हल्ला होगा, कभी कुछ कभी कुछ, क्या कर लोगे, सोच देखिए। तभी तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के आसपास जो ज़मीनें होती हैं वो अपेक्षाकृत थोड़ी सस्ती होती है। ये कारण होते हैं ये चीज़ें, इनसे ये दोनों जीव काफ़ी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। एक लाइन लिख दीजिए, ध्वनि प्रदूषण के नीचे लिखो, इस प्रदूषण से डॉल्फिन और ब्लू व्हेल प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं।
चलें, अब आपने ऐसे भी देखा होगा जैसे जहाज चलते हैं, ठीक है, जहाज चलते हैं तो जहाज के अंदर फ्यूल डालते हैं। फ्यूल क्या होता है? तेल। तेल का रिसाव भी होता है। तो तेल के रिसाव से लिख दीजिए, ये भी एक तरीके का प्रदूषण के अंदर ही आता है। तेल के रिसाव से जो जलीय जीव है, जलीय जीवों की श्वसन प्रणाली अवरुद्ध हो रही है, मतलब बाउंड हो रही है। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जलीय जीवों का, वो अवरुद्ध हो रहा है। चले आइए, दूसरा लिखिए। दूसरी जो समस्या है, अत्यधिक मछली पकड़ना। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मछली पकड़ने लग गए। आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ये मछली पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि हमने मछली पर डिपेंड रहेंगे तो आपको नहीं लगता वहाँ मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, तो वहाँ का तंत्र बिगड़ जाएगा पूरा। ठीक वैसे ही है जैसे हम पृथ्वी पर बात करते हैं, यदि कोई जीव कम हो जाए, टाइगर कम हो जाए या अन्य कम हो जाए, तो हमारा जो पूरा तंत्र है, चाहे वो जंगल का हो चाहे वो मनुष्य का, वो बिगड़ जाता है पूरा। ठीक वैसे ही ये इसका दुष्प्रभाव है ये। तो अत्यधिक मछली पकड़ना। तीसरा लिखिए, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। अब जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, इसका सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। ग्लोबल वार्मिंग है तो इससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है। यदि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस कारण से टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, जो जल की अम्लीयता है, एसिडिटी है, वो बढ़ रही है। जल की अम्लीयता में बढ़ोतरी हो रही है। जल अम्ल हो रहा है, अम्ल बनता जा रहा है। अब ओबियसली बात है, यदि जल अम्ल बनता जाएगा, अम्लीय हो जाएगा पूरा, तो वहाँ की जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के जो समुद्री पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जो समुद्री जंतु है, नष्ट होने लग जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, समुद्र की अंदर की जो जैव विविधता है, जिसको आप बायोडाइवर्सिटी, ये कम हो रही है, या आप कह सकते हो कि इस पर खतरा मंडरा रहा है। चले आइए, चौथा लिखिए, प्लास्टिक कचरा जलीय, खाद्य श्रृंखला में शामिल हो रहा है, एक्विड फूड चेन में शामिल हो रहा है। ये है प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक शामिल हो रहा है।
चलें। अब प्लास्टिक शामिल हो रहा है। अब ये जो प्लास्टिक हम डालते हैं उससे क्या है आप खुद समझ सकते हो। ये जो प्लास्टिक कचरा है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मछली खा रही है इसको, ठीक है। बेसिकली ये मछली खाते हैं, लेकिन खाने वाले तो केंकड़े भी खा जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बेसिकली मछली तो भोजन होता ही होता है, ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं। अब इस मछली के अंदर ये प्लास्टिक चला गया, इस मछली को मनुष्य ने खाया। अब ये मनुष्य के शरीर के अंदर प्लास्टिक चला गया, ये हो गया है, ये चालू हो चुका है ड्रामा, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा होगा, हो चुका है, ये हो चुका है। और ये कई बीमारियां हमारे सामने भी आ गई है। एक आंकड़ा बताया गया है, लिखिए स्टार डाल के, वर्ष 2050 तक, वर्ष 2050 तक, 2050 तक महासागरों में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक ज्यादा होगा। मछलियां कम होगी और प्लास्टिक ज्यादा होगा, यदि स्थितियां ऐसी बनी रही तो, ठीक है। और जहां तक जितना मैं देख रहा हूं 1995 या आप कह सकते हो कि 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग टाइप की बात होने लग गई थी। ऐसा कहते थे कि जब हम पढ़ते थे तो ऐसे होता था कि पृथ्वी तवे की तरह गर्म हो जाएगी। और हमें आज भी याद है जब हमें पढ़ाते थे तब हंसते थे, कह रहे हैं तवा है रोटी बना लो, ऐसा होता था, हकीकत है ये। और हम जब छोटे छोटे थे, 5वीं 6वीं में जब हम पढ़ते थे तो ऐसे कहते थे कि आने वाले समय में पानी घर घर बिकेगा। हम कहते थे हमारे खाड़े में बहुत बेहतर, ले लो जितना लेना है, नहर बहुत बड़ी है, वहां से ले आएंगे। और ये हकीकत आज आपके सामने है, पानी बिकता है। आजकल आप शादी ब्याह में भी जाओगे तो छोटी छोटी बोतलें रख देते हैं। ये यही होता था। पहले क्या होता था, गाँव में ट्राली भरकर लेकर आते थे पानी की। पहले तो ट्राली को क्या करते थे, वो थोड़ा सा जाम लगा देते थे, वो रस्सी से डालकर उसके कपड़ा लगाकर, ताकि पानी ज़्यादा बाहर नहीं, फिर भी निकलता था तो कोई बात नहीं है। और भर के रख देते थे। उधर से बाल्टियाँ भरी, एक बर्फ़ की सिल्ली, वो पूरे से एक होता था वो रबड़ का सा बना हुआ ढोल जैसा, उसके अंदर बर्फ़ डालते, कोई छानना नहीं, कुछ और नहीं, और पिए जा रहे हैं लोग, पिए जा रहे हैं लोग। ये था। और पूरा सिस्टम बदल गया। आप देखिए छोटी छोटी बोतलें देते हैं, आधे तो जेब में डाल के ले जाते हैं। बताइए, ये एक दूसरी समस्या आ गई, एक समस्या के साथ दूसरी समस्या आ गई। जेब में डाल के ले जाते हैं, 2 दे दे, रास्ते में काम आएगी, उल्टा ज्यादा नुकसान देने लग गए वो। पहले कम से कम पानी तो नहीं लेके जाते थे, मिठाई मिठुई तो चलो जेब में डाल लेते थे। तो मछलियों की तुलना में प्लास्टिक ज़्यादा होगा। ये स्थिति बहुत गंभीर है जी, बहुत गंभीर स्थिति है ये। तो ये समस्याएं हैं। तो समस्याओं का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। अब इनके लिए क्या क्या कर रहे हैं हम, तो आपने नाम सुना होगा, प्रयास में बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। याद कीजिए, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे के पूरे लिखाए थे, ऐसे हैरत भरी निगाहों से मत देखिए मुझे। और मैंने आपको कहा था कि ये पूरे 17 के 17 याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो SDG 14 में जल में जीवन का लक्ष्य रखा गया है। जल में जीवन का लक्ष्य रखा गया है। आ भी चुका है एग्जाम में ये, क्योंकि समस्या है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है।
चलें, अब दूसरा एक सम्मेलन आयोजित होता है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। महासागर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। नाम से ही पता लग रहा है इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में लिख दीजिए महासागरों, समुद्रों, महासागरों, समुद्रों व समुद्री संसाधनों, जो रिसोर्सेज होते हैं, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग के लिए कार्यवाही करना। ले दे के वही बात है कि समुद्रों की रक्षा करनी है, महासागरों की रक्षा करनी है, और समुद्री संसाधन जो है, मछलियां वगैरह है, इनको हमने बचाए रखना है, ये बात कही गई। अब इसके कई बार आयोजन हुए, जैसे एक इसका आयोजन हुआ था 2017 में, न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, 2017 में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद में 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण वो हो नहीं पाया। फिर ये जो लेटेस्ट हुआ था ये 2022 के अंदर हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है 2022 वाला, ठीक है ना। ये जो हुआ था 2022 के अंदर, देखिए इसकी जो मेजबानी की थी, थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए इसकी मेजबानी किसने की, अमेरिका ने, लेकिन इसकी जो मेजबानी की थी होस्ट, ये पुर्तगाल और केनिया, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से की थी। केनिया के बारे में भी आपको बताया हुआ है, पुर्तगाल के बारे में भी आपको बताया हुआ है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। और लेकिन इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था लिस्बन में। लिस्बन, ये सारा करंट का पोर्शन है बेटा, ध्यान रखना। और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें करंट सिलेबस में ना हो। और वर्तमान में यदि मैं कहूं 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसमें करंट को जितना हाईलाइट किया जाता है आप सोच नहीं सकते। करंट पहले भी हाईलाइट होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा होने लग गया है, तो ध्यान रखना। और देखिए होता क्या है, अब ऐसे नहीं है कि जो चीज़ जैसी करंट में है कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, ये तो जस्ट करंट हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसे इसी को आधार बनाकर, अब ये महासागर की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। अब इसी को आधार बनाकर वो आपसे क्या कह देगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 17 SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो रखे गए हैं 17, ठीक है ना, 2016 से 2030 का जो अवधि पीरियड है कि हमने इसको प्राप्त करना है, उसमें समुद्रों की सुरक्षा से संबंधित, जल में जीवन या महासागरों में सुरक्षा से संबंधित, या महासागरों की खाद्य श्रृंखला से सुरक्षा से संबंधित जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो कौन सा लक्ष्य है। तो SDG 14, ये वाली चीजें, ये पूछ लिया। अब ये जो है इससे ही कोरिलेट होता है। करंट को आप समझने की कोशिश करना, वन लाइनर नहीं रही, वन लाइनर नहीं होता कोई भी, ध्यान रखना। सुनते हो ना वन लाइनर, ये वो जमाने गए, उसको बंद कर दीजिए। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है वन लाइनर, क्या यार एक लाइन ही तो पढ़नी है, ठीक है ना, तो एक ही बन के रह जाओगे, ज्यादा बढ़ना भी नहीं होगा फिर। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। जैसे आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। अब ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ना,
ये ऐसा नहीं है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ये गाहे बगाहे करंट जीके में हमेशा चर्चा में रहता है। कोई जहाज गिर गया, चर्चा में आ गया, अब गिरते ही रहते हैं इसमें तो जहाज है ही स्थिति इसकी ऐसे। तो फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां पर अभी एक जहाज गिरा था, ऐसे नहीं आते क्वेश्चन। बरमूडा ट्रायंगल कैसे बनता है, तो आप कहोगे जी फ्लोरिडा है, बरमूडा है, पोर्टो रिको है, इनसे बनता है। ठीक है ना, तो आसान सी बात पूछ लेते हैं कई बार, इतनी आसान कि आप सोच नहीं सकते। बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति किस महासागर से संबंधित है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ऐसे ऑप्शन इतना आसान दे देते हैं। ये पूछा, पेपर उठा के देखो, मेरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में है, ये पूछा गया है, प्रशांत महासागर है। तो चीज़ों को यदि आप ये कर लोगे ना, आप खुद सोचोगे कि हाँ यार वास्तव में हमें कुछ कंटेंट बड़ा स्मार्ट करंट मिला है जी, ये चीज़। लेकिन इसको करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और करंट जी के ये सब सारा करंट का है। 9 बजे जो आपको क्लास लगती है करंट जीके की, अब आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास तो तादाद आती है स्टूडेंट की, वो यही कहता है सर मेरा 2 महीने बाद पेपर है, मैं कितने महीने का करंट पढ़ूं। ये बहुत ज़्यादा संख्या है ऐसे स्टूडेंट की। तो मैंने कभी आपको कराया हुआ है ना, कि नहीं सर वो करवाया तो हुआ है, उस टाइम मेरे बीएड के एग्जाम थे मैं कर नहीं पाया, या मैं वो दूसरी तरफ देख रहा था मैं इसलिए नहीं कर पाया, या मैं यहाँ चला गया था इसलिए नहीं कर पाया, सर मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे इस कारण से मैंने करंट पढ़ा ही नहीं, ऐसे ऐसे करके वो मतलब अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करता है और कुछ नहीं। और फिर रिजल्ट आता है 0, क्योंकि 2 महीने के अंदर कैसे कर लोगे आप, मुझे तो नहीं लगता। तो अभी भी आपको कह रहा हूँ, जो क्लास जो आपको 9 बजे क्लास दी जाती है, ज़्यादा देता भी नहीं हूँ, इतनी है ही नहीं, कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, कोई थोड़ी मोटी कभी आती है, उसको यदि तुम टाइम टू टाइम नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करें, वो आपकी मर्जी है भाई। और यदि कोई ऐसे समझे कोई व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ तो भाई मत देखना, मत देखना, ये एहसान मत करना। हाँ नहीं सीधी सिंपल सी बात है। बड़ा मुंह फटा आदमी हूँ जी, मैं बहुत मुंह फटा आदमी हूँ, मेरी बात कईयों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैं बहुत सही दिशा में बात करता हूँ। सिंपल सी बात है, कर लोगे। और यदि आपको लगता है कि 1-1.5 घंटे की क्लास से आप इतने सारे पोथे बना के पढ़ना चाहते हो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, कोई बात नहीं है। हम मिल लेंगे, 6 महीने बाद मिल लेंगे, साल बाद मिल लेंगे, कहाँ जाओगे, यहीं पे रहोगे, जाना कहाँ है, मैं मिल लूंगा आपसे, आप कर लेंगे चर्चाएं अपने, भाई आपने क्या पाया और क्या खोया, हो जाएगा आपके साथ, वो उस टाइम भी मिल लेंगे, वो भी कोई समस्या नहीं है। एक बार सिर पे खा लो, उसके बाद में मरहम लगा देंगे, टेंशन मत रखो। तो ये चीज़ें कभी मत भूलिए, आप कभी मत भूलिए, ध्यान रखना ये चीज़ें। और अपनी जो क्लास होती है, बातों के अंदर बातें होती है, वो ध्यान रखना। मैंने कल रशिया के संबंध में डाला था, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक था वो, आप सोच नहीं सकते। अभी चुनाव हुए हैं, पाकिस्तान में अभी चुनाव हुए हैं, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रशिया के बारे में, नाटो अभी बना है, मार्च के अंदर घोषणा पहले हुई थी, 32वां सदस्य। आप देखना, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर टकराएगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिनलैंड दूसरा दे दिया ना, फिलीपींस, इतने में तो गया, आधे तो फिनलैंड और फिलीपींस में हथियार डाल देते हैं। अरे यार दोनों में पता नहीं ये इधर था कि उधर था, नहीं है तो बता दीजिए। तो चीज़ों का ना समझ के कीजिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये लेटेस्ट है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक मेरी नज़र में ये तो भाई है ही। ठीक, अब देखिए एक और है, देखो समुद्रों में जो समस्याएं होती है, इनडायरेक्टली कई समस्याएं ऐसी भी है, राजनीतिक समस्याएं जिनको हम बोलते हैं। जैसे चाइना अपना हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। जब हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, हालांकि देखिए डायरेक्ट तो उसका उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि हम चीन को दबाने का प्रयास करें, ऐसा नहीं होता है। हम वहां लिखते भी यही हैं कि ऐसे देश जो समुद्र में अपना प्रसार बढ़ाना चाहते हैं उनको नियंत्रित करना। सीधा चीन का नाम नहीं ले सकते आप, समझे ना। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि भी आप ऐसे
जो बेमतलब की चीजें हैं उनको मत देखा करो, लेकिन मैं किसी का नाम लेके नहीं कह सकता कि इसको मत देखा करो। ध्यान रखना ये। उसी तरीके से ये जो संगठन होते हैं ये कभी नाम लेके नहीं बोलते, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा आ जाएगा कि हाँ जी आपने हमारा नाम कैसे लिया, ठीक है ना, तो फिर तो मामला ही दूसरी तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से एक सम्मेलन होता है, यदि मैं सही मायने में कहूं तो जो अभी अपनों ने अंतरराष्ट्रीय ये जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किया है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं। उसका कारण भी है क्योंकि हमारा संबंध उससे है। लिख दीजिए हिंद महासागर सम्मेलन। कौन सा नंबर है? तीसरा ना? हाँ, हिंद महासागर सम्मेलन। इसका हमारे से ज्यादा सम्मेलन है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमारा जो भारतीय भूभाग है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इस कारण से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो ये क्या है, ये परामर्शी होता है, एडवाइजरी, एडवाइजरी प्लेटफॉर्म, इंग्लिश में लिखना चाहो लिख सकते हो। परामर्शी मंच मतलब सलाह मशवरा करते हैं ये। उद्देश्य क्या है लिख दीजिए, पर्पज क्या होता है इसका लिख दीजिए, क्षेत्रीय सहयोग की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। क्षेत्रीय सहयोग की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। क्षेत्रीय सहयोग की 2 मिनट रुकना। क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। 2 मिनट रुको एक बार, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। होता यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना नीचे लिख देना, क्लियर कर देते हैं इसको। हिंद महासागर की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। हिंद महासागर की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। अब ये समस्याएं कई रूप की हो सकती है। कोई राजनीतिक सिस्टम उलझा हुआ है, कोई बाउंड्री से संबंधित समस्या है, ठीक है ना, भाई मछली पकड़ने की समस्या है, ठीक है, किसी द्वीप की समस्या है। जैसे आप हिंद महासागर में अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको करवाया था, एक द्वीप करवाया था कच्चा तीबू, ठीक है। अब ये कच्चा तीबू जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी, हालांकि इसको अभी उजागर किया गया, वो एक अलग बात है। अभी श्रीलंका के समस्या का निपटारा हुआ है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, कच्चा तीबू। ऐसी कोई भी समस्याएं होती है, संसाधन होता है, रिसर्च होती है, वो सब बात यहां पर हिंद महासागर के संबंध में। अब आइए जी, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2016 के अंदर, 2016 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और सबसे पहले ये 2016 में आयोजित हुआ था। स्थान था सिंगापुर। सिंगापुर। और इसका जो छठा सम्मेलन हुआ था ये 2023 के अंदर हुआ था। स्थान था ढाका, बांग्लादेश। ढाका, बांग्लादेश। सातवां जो हुआ है ये हुआ है फरवरी 2024 के अंदर।
स्थान है पर्थ। अब आप देखिए, यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके बारे में बता नहीं सकते। पर्थ कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया होता है। यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, दो महासागरों से घिरा हुआ है ये। तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। और ये जो इसका जो आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखना, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसमें एक उसके सहयोग से हुआ था, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। आप ऐसे लिख दीजिए, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से, भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसकी जो थीम थी, स्थायी व सतत हिंद महासागर की ओर। स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। अब ये हिंद महासागर है, इसमें आप कुछ भी चीज़ें हैं वो शामिल कर सकते हो। और आप जानते भी हो कि जो हिंद महासागर है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर आ जाएगा, ठीक है ना। चौथा दक्षिणी महासागर आ जाएगा। पांचवा सबसे छोटा आर्कटिक महासागर आ जाएगा। यदि हम हिंद महासागर की बात करें तो इसका यूनिक पॉइंट क्या है? इसकी आकृति जो है अंग्रेजी वर्णमाला के एम आकार से है। ये एम आकार की इसकी आकृति होती है। जैसे अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस आकार की होती है, ठीक है। हिंद महासागर में यदि हमने सबसे की पॉइंट की ओर बात करें तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा होता है? सुंडा गर्त, ठीक है ना। याद कीजिए, सुंडा जल संधि सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में होती है। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। क्लियर? तो आज हम इतनी ही बात करेंगे।